Welcome, my dear students. In this session, we'll be taking up questions from MHCET previous year. चलिए start करते हैं. So from Maharashtra CET, we will be taking up questions, and you can join with me on Telegram at ADITYAKT, or you can connect with me on the Telegram group as well. This is the pattern of Maharashtra CET. Total 150 minutes are there for 200 questions. 200 questions in 150 minutes. Typical speed test. There is no negative marking, no separate sectional timing. 150 minutes में आपको 200 questions करने हैं straight away. और logical reasoning से value 75, abstract reasoning 25, 50 from VRC and 50 from QA. And out of these 50, there is a probability that 35 के around questions होंगे QA से general questions और plus 15 or 10 questions from DI. So we'll be taking up QA questions in this session. चलिए start करते हैं. First question लेते हैं. Question 1 is: a builder appoints 3 construction workers Akash, Sunil and Rakesh on one of his sites. They take 20, 30 and 60 days respectively to do a piece of work. How many days will it take Akash to complete the entire work if he is assisted by Sunil and Rakesh every third day? Every third day. So we know कि Akash, Sunil and Rakesh, they take 20, 30 and 60 days total. तो ये टाइम की वैल्यूज गिवन है और टाइम का वैल्यूज अगर 20, 30, 60 है, एलसीएम हो जाएगा इनका 60 और वही हमारा वर्क एज्यूम कर लेंगे हम 60. सो एफिशिएंसी आ जाएगी. आकाश की विल बी 3 यूनिट्स, फॉर सुनील इट विल बी 2 यूनिट्स, फॉर राकेश इट विल बी 1 यूनिट. एंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट हाउ मेनी डेज विल इट टेक आकाश टू कंप्लीट द एंटायर वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय सुनील एंड राकेश एवरी थर्ड डे. यानी कि डे 1 पे आकाश अकेला काम करेगा, डे 2 पे आकाश अकेला काम करेगा, डे 3 पे आकाश विल बी असिस्टेड बाय सुनील एंड राकेश. तो 3 डेज का साइकिल होगा. डे 4 पे अगेन आकाश विल बी अलोन. ठीक है. सो आकाश तो डेली 3 वर्क करेगा, वो तो पक्की बात है. डे 3 पे सुनील और राकेश 2 + 1 एक्स्ट्रा वर्क करेंगे. 3 डेज में हो जाएगा 6 + 6 12 यूनिट्स वर्क इन 3 डेज. और सिंस 60 इज अ मल्टीपल ऑफ 12, दैट इज 12 × 5, तो 3 डेज × 5 यानी कि 15 डेज में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा. ऑप्शन बी 15 विल बी द आंसर. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. To complete a piece of work, Sameer takes 6 days and Tanveer takes 8 days alone respectively. Sameer and Tanveer took ₹2400 to do this work. When Amir joined them, the work was done in 3 days. So what amount was paid to Amir? Sameer is taking 6 days, Tanveer is taking 8 days. तो इनका एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? 6 और 8 का एलसीएम विल बी 24. वर्क हो गया 24 अपना. ठीक है. तो टाइम है 6 और 8 डेज का. एफिशिएंसी आ जाएगा समीर का 4, फॉर तनवीर इट विल बी 3. एंड सिंस वर्क 3 डेज में कंप्लीट हो रहा है, 3 डेज में कंप्लीट हो रहा है, तो आमिर की एफिशिएंसी कितना होना चाहिए? 24/3 टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा तीनों का मिला के, विच इज 8. समीर प्लस तनवीर प्लस आमिर, और समीर और तनवीर का एफिशिएंसी मिला के है 7, तो डेफिनेटली आमिर का एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 8. क्वेश्चन इज व्हाट अमाउंट वाज पेड टू आमिर. तो आमिर को अपने वर्क के प्रोपोर्शन में अमाउंट मिला होगा. सबने सेम डेज वर्क किया है. टोटल वर्क 3 दिन, तीनों दिन समीर नहीं वर्क किया है, तीनों दिन तनवीर नहीं वर्क किया, तीनों दिन आमिर नहीं वर्क किया है. तो आमिर का वर्क कितना होगा? प्रोपोर्शनल टू हिज एफिशिएंसी, पर डे एफिशिएंसी. तो अमाउंट विल बी 1 टोटल एफिशिएंसी ऑफ समीर प्लस तनवीर प्लस आमिर. 1 एफिशिएंसी है आमिर की और 8 एफिशिएंसी है सबकी मिला के. इसी प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 1/8 × 2400. ऑप्शन 300 आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए. जस्ट इन केस अगर आमिर ने कुछ कम दिन वर्क किया होता तो फिर उस हिसाब से हम प्रोपोर्शन में देखते हैं कितना वर्क किया है एक्चुअल में. ठीक है. पर क्योंकि तीनों ने सेम डेज वर्क किया है, इसलिए डायरेक्टली उनकी एफिशिएंसी के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. देव कंप्लीटेड द स्कूल प्रोजेक्ट इन 20 days. हाउ मेनी डेज विल इट अरुण टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क इफ ही इज 25% मोर एफिशिएंट देन देव. 25% इज 1/4 मोर एफिशिएंट देन देव. तो देव की एफिशिएंसी अगर हम 4 मान लें तो एफिशिएंसी ऑफ अरुण विल बी 5, और देव को टाइम लग रहा है 20 डेज. ठीक है. तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो इनका 4:5 का है, तो टाइम का रेशियो ठीक ऑपोजिट होगा, 5:4 का होगा. अब विनो की देव को लग रहा है 20 डेज यानी 5 × 4, तो आमिर बोल रहा हूँ, अरुण को लगेंगे 4 × 4 16 डेज.
ऑप्शन सी। क्लियर? एंड यू कैन सी द पैटर्न कि MHCET में, महाराष्ट्र CET में होता क्या है कि दे जनरली गिव एक दो क्वेश्चन नहीं देते, सेम टॉपिक से वो 5 क्वेश्चन देते हैं एक साथ। ठीक है, तो जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं भर भर के आते हैं, तो कोई भी टॉपिक छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता एक एस्पिरेंट फॉर महाराष्ट्र CET, बिकॉज छोड़ दिया और उस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन आएंगे सीधे 5, और 5 जाएंगे, एक नहीं जाएगा। ठीक है, सो दैट इज वाई हर एक टॉपिक को कवर करना इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस आते हैं सिंपल, कोई बहुत मुश्किल नहीं आते, बट हाँ आपका प्रैक्टिस होना इसलिए जरूरी है, सो दैट आप स्पीड में उन क्वेश्चंस को एक्यूरेटली सॉल्व कर सको, गलती भी नहीं हो और फटाफट भी सॉल्व हो। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम प्रैक्टिस इसीलिए करेंगे इन सब क्वेश्चंस की। नेक्स्ट इज टाइम टेकन बाई ए टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इज ट्वाइस द टाइम टेकन बाई बी एंड थ्राइस द टाइम टेकन बाई सी। तो ए का जो टाइम टेकन है दैट इज डबल दैट ऑफ बी, यानी कि एफिशिएंसी हाफ होगी बी से, एफिशिएंसी बी से हाफ होगी, और सी से थ्राइस टाइम ले रहा है, यानी कि सी से एफिशिएंसी 1/3 होगी, यानी सबसे कम एफिशिएंसी ए की है, एज्यूम कर लेते हैं एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो बी की एफिशिएंसी डबल होगी तभी टाइम हाफ लगेगा, और सी की एफिशिएंसी 3 होगी तभी 1/3 टाइम लगेगा। इफ ऑल 3 ऑफ देम वर्क टुगेदर इट टेक्स देम 2 days टू कंप्लीट द एंटायर वर्क, 2 days टू कंप्लीट द एंटायर वर्क, तीनों साथ में काम करेंगे, एफिशिएंसी हो जाएगी 6 into 2 वर्क विल बी इक्वल टू 12 यूनिट्स। क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी डेज कैन बी कंप्लीट द वर्क अलोन, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो बी अलोन विल टेक टाइम 12/2 विच इज 6 days, ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनल एंड प्रीति स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट एंड दे कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 30 days। सोनल और प्रीति अगर साथ में काम करेंगे तो दे कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 30 days। सोनल वर्क फॉर 16 days एंड प्रीति कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 44 days। फर्स्ट केस में क्या है, दोनों साथ में वर्क करेंगे, 30 days में वर्क विल बी डन एंड डस्टेड। बट सेकेंड केस में क्या है, सोनल इज वर्किंग फॉर 16 days, सो 16 days सोनल ने वर्क किया अकेले, एंड देन 44 days में प्रीति इज कंप्लीटिंग दैट। 30s minus 16s will be 14s and 44p minus 30p will be 14p। तो सोनल का एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ प्रीति, दोनों का एफिशिएंसी इक्वल आ जाएगा, और अगर एफिशिएंसी हम 1 और 1 मान लेते हैं तो वर्क हमारा हो जाएगा 30 into 1 + 1, 30 into 2 विच इज इक्वल टू 60 यूनिट्स। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी डेज वुड प्रीति हैव टू टेक टू कंप्लीट द एंटायर प्रोजेक्ट ऑल बाय हरसेल्फ। तो एफिशिएंसी है 1, 60/1, आंसर विल बी ऑप्शन ई, 60 days। क्लियर है, 60/1 आंसर आ जाएगा। क्लियर? इक्वेशन लिखने के बजाय सीधे भी समझ सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि सोनल और प्रीति दोनों 30 days वर्क कर रहे हैं, तो वर्क हमारा कंप्लीट हो रहा है। और सेकंड केस में क्या हो रहा है, सोनल इज वर्किंग फॉर 16 days, यानी कि सोनल इज नॉट वर्किंग फॉर 30 days, 14 days कम काम कर रही है। सोनल इज वर्किंग फॉर 14 days लेस, और ये जो 14 days लेस काम कर रही है सोनल, यही कवर कर रही है प्रीति 14 days एक्स्ट्रा काम करके। तो डायरेक्टली वी कुड हैव रिटन दिस इक्वेशन। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि हम डायरेक्टली इस इक्वेशन को लिख देते हैं कि 14s इज इक्वल टू 14p, और क्लियरली उससे पता चल जाता है कि s इज विल बी इक्वल टू p। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम एंड श्याम आर स्टैंडिंग एट 2 ends ऑफ अ रूम विद अ विड्थ ऑफ 30 meters। दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर along the width of the room with a speed of 2 meters per second and 1 meter per second respectively. We have to find the total distance traveled by Ram when he meets Shyam for the third time. तो if this is the width of the room, एक साइड में राम है, एक एंड पे श्याम है, और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, चल रहे हैं, एक समय पे दोनों की मुलाकात होगी। ठीक है, लेट अस से दिस पॉइंट इज द पॉइंट जहां पे उनकी मुलाकात होती है। जब वो मिलेंगे तब तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, दोनों ने साथ में मिलकर विड्थ के बराबर ट्रैवल किया होगा, राम और श्याम ने मिलकर विड्थ के बराबर ट्रैवल किया होगा फर्स्ट मीटिंग पे। ठीक है, मीटिंग नंबर 1 पे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा, टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी एक के नहीं निकाल रहे, टोटल की बात कर रहे हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा, अगर विड्थ w है या 30 मीटर्स है, ठीक है, w कर लेते हैं, बाद में 30 लिख ही देंगे। तो फर्स्ट मीटिंग के टाइम पे उन्होंने w डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। इसके बाद में वंस दे मेट, फिर राम आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, एंड पॉइंट पे पहुंचेगा और फिर बैक करेगा, लौटेगा। और सिमिलरली श्याम जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो श्याम भी आगे बढ़ेगा और एंड पॉइंट पे जाके लौटेगा, और फिर दोनों की मुलाकात होगी, अब ये जो मुलाकात है ये उनकी सेकंड मुलाकात होगी, दूसरी मुलाकात होगी, सेकंड मुलाकात के टाइम पे फर्स्ट मुलाकात के बाद में, फर्स्ट मीटिंग के बाद में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उन्होंने, दिस टाइम द डिस्टेंस इज 2 times द विड्थ। दोनों लोग की साथ में मिलकर डिस्टेंस हो गई 2 times द विड्थ,
तो सेकंड मीटिंग के टाइम पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज W प्लस 2W। थर्ड टाइम पे क्या होगा, फिर कहानी होगी, ठीक है। राम, अगर ये राम है, दिस इज राम, दिस इज श्याम, ठीक है। तो राम फिर चलेगा चलेगा चलेगा, दीवार तक जाएगा, फिर लौट के आएगा और फिर चलेगा, ठीक है। सो लेट अस से इस पॉइंट पे मुलाकात हो रही है, और श्याम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, श्याम तो भाई मिलने के बाद में बढ़ता रहेगा आगे और बढ़ के फिर लौटेगा, ठीक है। ये डायग्राम एक्यूरेट इस हिसाब से ना भी हो कि ये ना लौट पाए, पर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल तो 2 टाइम्स द विड्थ ही होगी, ठीक है। कि जस्ट इन केस मान लो कि श्याम वॉल से जाके लौटे, रिटर्न करे, उससे पहले राम पहुंच जाए वॉल तक और फिर राम और आगे की डिस्टेंस ट्रैवल करे, बट टोटल डिस्टेंस ट्रैवल विल डेफिनेटली बी 2W इन दिस केस एज वेल। तो पैटर्न को क्लियर समझ पा रहे होगे कि फॉर एवरी अदर मीटिंग टाइम नाउ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल विल बी 2W। पहली मीटिंग के टाइम पे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल वाज W, तो थर्ड मीटिंग के टाइम पे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज 5W, यानी कि 5 × 30 150 मीटर्स, ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, ठीक है। राम की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड और श्याम की स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि राम जब 2 मीटर चलता है, श्याम 1 मीटर चलता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होती है 3 मीटर्स, यानी कि राम 2/3 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इसमें से, इजंट इट सो? राम ट्रैवल करेगा 2/3 डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय राम विल बी इक्वल टू 150 इंटू 2/2 + 1 या 2/3, तो आंसर विल बी 100 मीटर्स। और फिर चाहे थर्ड टाइम पूछता, 10th टाइम पूछता, तो W + 18W करते। क्लियर है, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं है, एक बार सेकंड थर्ड टाइम समझ गया तो फिर चाहे कितने भी टाइम पूछे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, हमें सारे आंसर क्लियर हैं फिर, ठीक है। तो अगर nth टाइम पूछेगा इन जनरल वेयर n इज ग्रेटर देन 1, सो आंसर विल बी, n तो इंटीजर ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो पहला के लिए तो W आ जाएगा, और बचे हुए के लिए यानी कि n-1 के लिए n-1 इंटू 2W, दिस विल बी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और दिस मल्टीप्लाइड बाई, अगर राम के लिए पूछेगा तो 2/3, ठीक है। ये राम के लिए डिस्टेंस होगा, श्याम के लिए 1/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन डिसाइडेड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर्स इन 84 मिनट्स। ही डिसाइडेड टू कवर 2/3 ऑफ द डिस्टेंस एट 4 km/h and the remaining at some different speed. You have to find the speed after the 2/3 distance has been covered. Total distance है 6 किलोमीटर, 2/3 होगी 4 किलोमीटर, बची हुई होगी 2 किलोमीटर। 4 किलोमीटर ट्रैवल किया है 4 km/h की स्पीड से, ठीक है। डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, इतना एग्जाम में तुमको नहीं लिखना है, मैं तो बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। स्पीड है 4 km/h, तो टाइम विल बी 1 hour और 60 मिनट्स। और सेकंड केस के लिए टाइम बचा हमारे पास 40 मिनट, 24 मिनट्स का। 24 मिनट्स इज 2/5 hour, 2/5 hour में डिस्टेंस ट्रैवल्ड 2 किलोमीटर, स्पीड आ जाएगा 2/2/5 या 2 × 5/2 विच इज 5 km/h। ऑप्शन ए। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज वाइल गोइंग टू ऑफिस रमेश ट्रेवल्स टू एट अ स्पीड ऑफ 30 km/h एंड ऑन हिज वे बैक ही ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 45। जाते समय 30, लौटते समय 45, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड? इन एनी सच केस एवरेज स्पीड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जाते समय जो स्पीड थी और लौटते समय जो स्पीड थी वो इंपॉर्टेंट है। तो एज्यूम कर सकते हैं हम कोई भी डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस 30 और 45 का एलसीएम एज्यूम कर लें तो क्या वैल्यू आएगा? एलसीएम होगा 30-45 का, दैट विल बी 90। तो डिस्टेंस अगर हम 90 किलोमीटर एज्यूम कर लें जाते समय भी और लौटते समय भी, तो टोटल एवरेज स्पीड आ जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, TD/TT, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 90 + 90, टोटल टाइम कितना होगा? जाते समय टाइम लगेगा 90/30 3 hours और लौटते समय 90/45 2 hours, तो 180/5 आंसर विल बी 36 km/h, 36 km/h, ऑप्शन बी। और स्ट्रेट अवे कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट विल बी 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाई S1 + S2, या 2AB/A+B अगर AB स्पीड्स है हमारी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा 2 × 30 × 45 बाई 30 + 45, आंसर तो वही आना है चाहे। और फॉर्मूला इसलिए पता होना चाहिए बिकॉज ऐसे क्वेश्चन में क्यों हम उतना भी टाइम लगाएं, जितनी जल्दी करें उतना बेहतर है। तो और फॉर्मूला याद है तो बेस्ट है। क्लियर, ओके। बट अप्रोच इसलिए क्लियर होना चाहिए कि अगर मान लो कि एक साइड में ऐसा भी हो सकता है ना क्वेश्चन में कि एक बार वो 2D डिस्टेंस ट्रैवल करता है फिर D डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि D हमें एलसीएम एज्यूम करना है सिंप्लीफिकेशन के लिए, और बाकी तो कहानी अपनी सेम ही रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स
टू दैट ऑफ नॉन स्टोरी बुक्स वॉज 4:3। तो स्टोरी बुक्स और नॉन स्टोरी बुक्स का जो रेशियो है दैट इज 4:3 and total number of story books was 1248. When some more new story books are bought, the ratio becomes 5:3. तो रेशियो हो जा रहा है 4:3 से 5:3। नॉन स्टोरी बुक्स के लिए सेम ही वैल्यू आ रहा है और वो सेम रहेंगी भी क्योंकि परचेज क्या की गई स्टोरी बुक्स। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स बॉट, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है जो कि इंक्रीज आया है। 4 यूनिट की वैल्यू है 1248 क्योंकि स्टोरी बुक्स के लिए कहा है टोटल बुक्स नहीं है ये, दीज आर टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स 1248, यानी कि दिस इज 4 × 312। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 312। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। खत्म सवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ₹8400 is divided among A, B, C and D in such a way that the shares of A and B, B and C, C and D are in the ratio 2:3, 4:5, 6:7 respectively। तो A का शेयर क्या होगा? देखो एक चीज तो क्लियर है कि A और B का रेशियो आ रहा है कितना, A और B का रेशियो है 2:3 का, तो डेफिनेटली आंसर B या C तो नहीं हो सकता है क्योंकि 8400 रुपीज टोटल ही है, इतना थोड़ी पूरा मिल जाएगा, क्योंकि वो तो रेशियो से ही समझ में आ रहा है कि B या C तो पक्का आंसर नहीं होगा। इज़न्ट इट सो? ठीक है, हालांकि उससे में आंसर मिला नहीं बट इतना तो 1 सेकंड में भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हमें पता है कि A, B, C, D फटाफट से रेशियोज क्या है, A और B का है 2:3 और B और C का है 4:5। तो C के लिए दोनों को पहले इक्वेट कर देते हैं, 4 × 3 = 12। तो B को अगर 12 मिल रहा है, A को मिलेगा 8 और C को मिलेगा 4:5 यानी 12:15, C को मिलेगा 15। बट अभी बात नहीं बनी, लास्ट में 6:7 आ रहा है C और D का रेशियो, C और D का 6:7 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे अभी और हमें इक्वेट करना पड़ेगा। C के लिए इक्वल करना है तो पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है, दिस विल बिकम 30 फॉर C, और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दो 5 से। सो 8 × 2 16, 12 × 2 24 एंड 15 × 2 30 और 7 × 5 35। तो ये फाइनली हमारा रेशियो आ गया A, B, C और D का। टोटल आ गई वैल्यू कितनी, 30 + 35 65 + 40 यानी कि 105 यूनिट्स टोटल है और उसकी वैल्यू है 8400, जिसमें से कि A को मिलने वाला है 16 यूनिट्स। तो आंसर विल बी 16/105 फॉर A इंटू 8400। 84 21 × 4 है, सो दिस विल बिकम 400। 21 से काटेंगे नीचे बचेगा 5, ठीक है, फिर और क्या कहानी होगा, 5 हो गया, फिर बचा यहाँ पे 80। तो 16 × 80 1280 रुपीज विल बी अवर आंसर। 1280 rupees will be the answer. Next question. The ratio of present age of father to that of son is 7:2. Father और son की present age का जो ratio है that is 7:2. After 10 years this age will be in the ratio of 9:4. तो difference देखो, पहले भी difference 5 यूनिट का है और बाद में भी difference हमारा 5 यूनिट का है, तो difference इन्होंने सेम ही रखा है। क्वेश्चन आसान है, फिर डिफरेंस सेम है, यानी कि हमें बताया कि फादर की एज कितना इंक्रीज हुई है 2 यूनिट्स, और कितने साल बाद हम देख रहे हैं आफ्टर 10 ईयर्स। पहली वाली चीज़ है प्रेजेंट में और सेकंड है प्लस 10 ईयर्स, तो यानी कि 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 10 ईयर्स, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 ईयर्स। क्वेश्चन पूछा प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट हो जाएगी 7 × 5 विच इज 35, ऑप्शन ए। और सन की प्रेजेंट एज हो जाएगी 10 ईयर्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Price of each article of type P, Q and R is ₹300, 180 and ₹120 respectively। P, Q और R का जो प्राइस की वैल्यूज हैं दैट आर 300, 180, 120 एंड today's buys articles of each type in the ratio 3:2:3। तो ये रेशियो है 3:3 का। अगर एक एक ही होता है, लेट अस से 3 आइटम्स परचेज करता है P टाइप के, 2 करता है Q टाइप के और 3 करता है R टाइप के, ठीक है, तो कितना होता 300 × 3 900, 360 और 120 × 3 360, टोटल हो जाता 900 + 360 + 360 यानी कि 1620 यूनिट्स हो जाता, ठीक है। अगर ये 1 यूनिट होता तो डेफिनेटली 1620 रुपीज़ होता, बट एक्चुअल अमाउंट है हमारा 6480 रुपीज़, यानी कि 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, यानी कि उसने हर एक आर्टिकल कितना परचेज किया होगा। P परचेज किया होगा 3 × 4 12 यूनिट्स, Q परचेज किया होगा 2 × 4 8 यूनिट्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ टाइप Q डिड ही परचेज, तो Q को भी मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दोगे, 2 × 4 8 यूनिट्स परचेज किया होगा, ऑप्शन ए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है अजय एंड राज टुगेदर हैव ₹1050
ऑन टेकिंग ₹150 फ्रॉम अजय, अजय विल हैव सेम अमाउंट एज वॉट राज हैड अर्लियर। फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट्स विद अजय एंड राज इनिशियली। तो इनिशियली अजय के पास कुछ पैसा है, राज के पास कुछ पैसा है, टोटल वैल्यू दोनों की गिवन है, अजय प्लस राज के पास पैसे की 1050। ऑन टेकिंग ₹150 फ्रॉम अजय, तो अगर 150 रुपीज अजय से लेता है कौन, राज, तो अजय के पास अमाउंट कम हो जाएगा। नाउ अमाउंट विद अजय विल बी A-150 एंड क्वेश्चन इज सेइंग नाउ अमाउंट विद अजय विल बी सेम अमाउंट एज व्हाट राज हैड अर्लियर, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू R ओनली। तो A-150 R की वैल्यू आ गई, स्ट्रेट अवे इक्वेशन में पुट कर दो, तो A प्लस A-150 इज 1050। तो 2A इज इक्वल टू 1200, यानी कि A इज इक्वल टू 600 आ गया, और A का अमाउंट 600 आ गया, तो R की वैल्यू आ गई 450, रेशियो आ गया 4:3 का। अजय और राज के साथ में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑर्डर उल्टा होगा और ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जरूर लास्ट में देखना है कि अजय और राज का पूछा है रेशियो या राज और अजय का पूछा है। तो अजय और राज का रेशियो आ रहा है 4:3, आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्लियर है, ठीक है। और डायरेक्टली ऐसे केस में हमें दिया है 150 रुपीज का की बात कर रहा है और टोटल है 1050। 1050 इज 150 इंटू 7, यानी कि 7 यूनिट्स मनी है, टोटल 7 यूनिट्स है, ठीक है। डायरेक्टली ऑप्शन भी हमें दिए, इजीली देख सकते हैं कि अगर इनिशियली अजय के पास ज्यादा होना चाहिए, अजय के पास 4 है, राज के पास 3 है, ठीक है। तो 1 यूनिट अगर अजय राज को देगा, क्योंकि 150 रुपीज 1 यूनिट के ही बराबर हुआ, तो अजय के पास बचेंगे 3, जो कि बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि 7 है, डायरेक्टली ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, कोई समस्या। नेक्स्ट, एज ऑफ उमेश विल बी 4 टाइम्स द एज ऑफ रीना in 6 years from today. Age of Umesh will be 4 times the age of Reena in 6 years from today. तो 4 टाइम्स हो जाएगी, जबकि उमेश 6 years के बाद में देखेंगे 4 टाइम्स ऑफ एज ऑफ रीना, 6 years के बाद में रीना की एज भी तो R+6 हो जाएगी। इफ एजेस ऑफ उमेश एंड महेश आर 7 टाइम्स एंड 6 टाइम्स द एज ऑफ रीना रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ उमेश। उमेश की प्रेजेंट एज कितनी है, 7 टाइम्स है एज ऑफ रीना, यानी कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल भी तो होना चाहिए। तो 7 का मल्टीपल ना तो A है, ना B है, ना C है, सिर्फ D है। तो D को डायरेक्टली भी चेक कर सकते थे, अदरवाइज वी नो दैट U इज इक्वल टू 7R, तो पुट कर देंगे। तो 6 + 7R विल बी इक्वल टू 4R + 24, तो 3R विल बी इक्वल टू 18, R विल बी इक्वल टू 6, एंड इफ R इज इक्वल टू 6 तो U विल बी इक्वल टू 7 × 6 42। बट इन दिस क्वेश्चन सिंस डी एक अकेला ऑप्शन है जो कि 7 का मल्टीपल है, तो स्ट्रेट अवे हम डी को भी डाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर उमेश की एज है 42, रीना की एज होगी 6, तो 12 ईयर्स के बाद 6 ईयर्स के बाद में उमेश की एज होगी 48 और रीना की एज होगी 12, 4 टाइम्स हो गया क्लियरली, ठीक है। तो मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। तो इक्वेशन बनाए बिना भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, तो इक्वेशन बनाए बिना ही सॉल्व करना चाहिए था। अगर हमें ऑप्शन में गिवन है ऐसी कोई वैल्यू, तो स्ट्रेट अवे, क्योंकि टाइम थोड़ा कम लगेगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन्स एज इज 5 टाइम्स अजय's एंड 7/18 ऑफ मीनाज एज। रोहन की एज अजय की 5 टाइम्स है और मीना की एज का 7/18 है, 7/18 है, यानी कि रोहन, अजय और मीना की अगर हम बात करें तो वी नो 7/18 है, सो दैट इंप्लाइज कि अगर मीना की एज 18 है तो रोहन की एज होगी 7, बट रोहन की एज 5 टाइम्स ऑफ अजय है, 5 टाइम्स ऑफ अजय है, यानी कि इन वैल्यूज को 5 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब रोहन की एज होगी 7 × 5, यानी कि अजय की एज होगी 7। क्लियर है, तो ये तो रेशियो में वैल्यूज है। एक्चुअल वैल्यूज के लिए सम भी गिवन है हमें, सम ऑफ एजेस ऑफ 3 ऑफ देम। तो अगर रोहन की एज है 35, अजय की एज 7 और मीना की है 90, तो ये वैल्यू कितना आ गया, 90 + 42, दिस इज ऑल्सो 132, यानी कि सबकी एज एग्जैक्टली जो रेशियो में था वही एक्चुअल एज भी थी, कोई समस्या नहीं है, एक्चुअल एज भी वही थी। क्वेश्चन है हाउ मच यंगर इज अजय टू मीना। अजय और मीना के बीच में एज में कितना डिफरेंस है, दैट इज 83 यूनिट्स का, और 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ओनली, सो 83 ईयर्स का ही डिफरेंस है। तो क्वेश्चन में आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू हमारी निकल रही है, ठीक है, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा, तो कैन नॉट डिटरमाइन आंसर नहीं होगा। अगर हमें रेशियो में ही वैल्यूज मिलती और रेशियो में डिफरेंस 83 का आता, तो हम डेफिनेटली नहीं कह सकते थे कि ये जो 83 का डिफरेंस आया है ये ईयर्स का है, मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है। क्लियर है, ठीक है, तो उस केस में नहीं कह सकते थे अगर ये चीजें सिर्फ रेशियो में रहती, बट एक्चुअल में क्योंकि सम गिवन है, इसलिए वी कैन से फॉर श्योर दैट डिफरेंस बिटवीन अजय एंड मीना इज 83 ईयर्स। तो हमारा ऑप्शन बी आंसर होगा। डी तब होता है जबकि वैल्यूज रेशियो में होती हैं सिर्फ हमारे पास। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ,
तब भी क्वेश्चन ये पूछ सकता था कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यू, बट कुड में तो एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुड में तो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज हमें कोई भी इंफॉर्मेशन एडिशनल गिवन नहीं है, कोई भी और आंसर भी हो सकता है, चीज़ें फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें समझ के चलना है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर इज 15 ईयर्स। 10 स्टूडेंट्स हैं प्लस टीचर, यानी टोटल 11 लोग हैं, टोटल 11 है और उनका एवरेज आ रहा है 15, तो सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा सबकी एज का 11 इंटू 15 विच इज 165, एंड एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 7 स्टूडेंट्स इज 15 ईयर्स। तो फर्स्ट 7 स्टूडेंट्स का सम कितना आ जाएगा 15 इंटू 7 यानी कि 105, एंड दैट ऑफ लास्ट 3 स्टूडेंट्स, तो 3 स्टूडेंट और बच गए, उनका एवरेज है 11, तो सम आ जाएगा 11 इंटू 3 33 ईयर्स, तो 105 प्लस 33 यानी कि सारे स्टूडेंट्स का जो एज का सम है दैट इज 138, टोटल आ रहा है 165 विच इज 138 प्लस 27, यानी कि स्टूडेंट टीचर की एज आ जाएगी 27 ईयर्स, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम एंड श्याम्स एवरेज एज इज 65 ईयर्स, द एवरेज ऑफ राम, श्याम एंड जॉन इज 53, तो व्हाट इज द एज ऑफ जॉन। राम प्लस श्याम का एवरेज अगर 65 है, सम विल बी 130, और राम प्लस श्याम प्लस जॉन का सम विल बी 53 इंटू 3 विच इज 159, टोटल डिफरेंस है 29 का, यही जॉन की एज होगी, ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट, प्रेजेंट एज ऑफ अमन एंड नीना आर 59 एंड 37 ईयर्स, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ नैना एंड अमन 13 ईयर्स अगो। दोनों की एज में 13 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अमन की एज 13 ईयर्स बैक विल बी 46, नीना की एज 13 ईयर्स बैक विल बी 24, रेशियो आ जाएगा 23:12, बट ये रेशियो आया है अमन और नीना का, क्वेश्चन पूछ रहा है नीना और अमन का ऑर्डर चेंज किया है, तो आंसर विल बी 12:23, ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ऑर्डर चेंज किया, ऑप्शन में चेंज नहीं किया, ऑप्शन में 23:12 रखते और नन ऑफ दीज रखते तो फिर गड़बड़ होने का चांसेस ज़्यादा था, क्योंकि तब लोग 23:12 को मार्क कर देते शायद और नन ऑफ दीज को मार्क नहीं करते, ठीक है। तो बट ये चीज़ को हमेशा कॉशियस रहना है एग्जाम में गलती होने का। हालांकि अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है मार्कशीट में, लेकिन MAHCET में, लेकिन गलती क्या हो जाएगी, एक मार्क जो मिल सकता था इजीली वो चला जाएगा हाथ से, और एक मार्क बहुत कीमती है। If the sum of two numbers is 31 and their product is 240, then find the absolute difference between the numbers. Two numbers can be x and y, तो x plus y आ रहा है 31 and x into y आ रहा है 240, ठीक है। फिर तुम पहले इक्वेशन से लिख सकते हो कि y is equal to 31 minus x, और रिप्लेस कर दोगे तो x into 31 minus x will be equal to 240, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फिर उसको सॉल्व करोगे। बट ऐसे केसेस में अगर हमें ये वैल्यूज गिवन है तो हमें क्विक होना चाहिए अपना सॉल्यूशन निकालने में। प्रोडक्ट अगर 240 है, फैक्टर्स होंगे 240 के, एक्स और वाई दोनों फैक्टर्स होंगे, तो हम देख सकते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स होंगे। 24 और 10 का सम 34 आएगा, सम 34 आएगा, तो यानी कि वैल्यूज और ज़्यादा तुम्हारी जो है पास होनी चाहिए। तो 15 16 डेफिनेटली 31 आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन 240 आ रहा है, 15 एंड 16 आर द वैल्यूज, ये पक्की बात है, ठीक है। तो बस फैक्टर्स का ही खेल है, वही देखना है हमको, डिफरेंस इनके पीछे वन का है, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। अदरवाइज क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे टाइम लगेगा, कोई ज़रूरत नहीं उतना करने का, आगे करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व तो हो ही जाएगी, बट वहाँ भी तो यही करना पड़ेगा ना, 31 को सोचना तो पड़ेगा, ठीक है, तब भी तो यही करना पड़ेगा, ओके। और या फिर तुम डी निकालोगे, मतलब कि -b प्लस माइनस, तो उतना करोगे, कहानी टाइम लगेगा, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा क्वेश्चन, कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट अवे फैक्टर निकालने की कोशिश करो, ओके। और अगर जब कन्फ्यूजन हो रहा हो तो फैक्टर्स, हालांकि बड़े नंबर्स के फैक्टर सारे लिख नहीं पाओगे, ठीक है, सारे लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो 1 into 240 से स्टार्ट कर सकते हो, बट उतना करोगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि फैक्टर्स का सम आ रहा है हमारा 31, तो तुम पहला ही फैक्टर ले सकते हो। लेट अस से तुमने लिया 5 into 48, ठीक है, सम आ रहा है कितना 53, फिर आएगा 6 into 40, देन 8 into 30, फिर इसके बाद में 10 into 24, 12 into 20, और लास्ट में 15 into 16। तो क्लियरली ये हमारा आंसर हो रहा है, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स इज 138, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स इज 138, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम इज 131, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। तो अगर नंबर्स हमारे ए बी और सी हैं, वी नीड टू फाइंड आउट ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज वॉट वी नीड टू फाइंड आउट। और गिवन क्या है हमको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 138, एंड ऑल्सो a into b plus b into c plus c into a, that is given as 131. So if you do a plus b plus c का whole square,
तो दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. So this will come out to be 138 प्लस 2 इंटू 131, यानी कि 262 प्लस 138 400 आ गया. a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 400. ओके, तो a प्लस बी प्लस सी हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 400. एक्चुअल में प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400 आएगा. ठीक है, यानी कि प्लस 20 भी आंसर होगा और माइनस 20 भी आंसर होगा. माइनस 20 भी आंसर हो सकता है इस केस में, बट क्योंकि क्वेश्चन हमारा प्लस 20 ऑप्शन एक मेंशन है तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर. ठीक है, इस केस में. अदरवाइज ये पता होना चाहिए कि दो आंसर आएंगे यहाँ पे, माइनस 20 भी आंसर आएगा, प्लस 20 भी आंसर आएगा. फॉर द प्रैक्टिकलिटी सेक ऑफ दिस क्वेश्चन विल मार्क 20 और आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है, और वैसे भी देखो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है अपना ए बी प्लस बी सी प्लस सी है दैट इज पॉजिटिव. ये तो पॉजिटिव 131 ही आ रहा है कि नहीं. तो ए बी और सी अगर तीनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, तो दो वैल्यूज हमारी नेगेटिव आएंगी और एक पॉजिटिव आएगी वैल्यू, तब नॉट पॉसिबल 131 हमारा अपना आ रहा है. एनीवे आंसर हमारा प्लस 20 आ जाएगा. क्लियर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. The average of 3 consecutive even numbers is 18. Find the largest of these numbers. 3 consecutive even numbers हैं जिनका कि एवरेज 18 है. हमें लार्जेस्ट ऑफ द नंबर पता लगाना है. कॉन्जिक्यूटिव है यानी कि एपी बना रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं. तो अगर एवरेज 18 है तो एक नंबर 18 से बड़ा होगा 20 होगा एक नंबर 18 से छोटा होगा 16 होगा. हमसे लार्जेस्ट पूछ रहा है, ऑप्शन सी आंसर होगा. कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में. ठीक है, कुछ भी नहीं करना. 5 टाइम्स अ पॉजिटिव नंबर इज लेस देन इट्स स्क्वायर बाई 24. 5 टाइम्स अ पॉजिटिव नंबर, अगर नंबर हमारा x है या n है लेट अस से, तो 5 टाइम्स द पॉजिटिव नंबर यानी कि 5n इज लेस देन इट्स स्क्वायर बाई 24, यानी कि स्क्वायर है n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू 24. अब इसको सॉल्व करोगे. ठीक है, सॉल्व करोगे. वैसे तो ईजी है, यहाँ पे दिख रहा है कि n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 3n माइनस 24 इज इक्वल टू 0, यानी कि n प्लस 3 इंटू n माइनस 8 इज इक्वल टू 0. पॉजिटिव नंबर है यानी कि n विल बी इक्वल टू 8. तो क्लियरली यहाँ से सॉल्यूशन आ रहा है. और या फिर आप सीधे सीधे ऑप्शन से कर सकते थे इस क्वेश्चन को. सीधे ऑप्शन से देखते हैं. 5 इंटू 5 कोई मतलब ही नहीं है. 5 इंटू 5 यानी कि 25 भी उसका स्क्वायर भी है, 25 भी 5 इंटू 5 भी है. ठीक है, तो ऑब्वियसली 5 तो आंसर नहीं होगा. फिर 8 को चेक करोगे, सेटिस्फाई कर जाएगा, खेल अपना खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ेंगे. ओके, अदरवाइज क्वाड्रेटिक सॉल्व करके भी कर सकते हो, बट बेस्ट अप्रोच है कि सीधे सीधे ऑप्शन जैसे कि बने. 7.5 का कोई मतलब नहीं है. Sum of numerator and denominator of a fraction is 30. If 2 is added to numerator and 2 is subtracted from denominator, then it becomes 2 by 3. तो numerator by denominator is 2 by 3. अगर numerator में हम 2 ऐड करें, that will become n plus 2 और denominator हो जाएगा हमारा d minus 2 and this is equal to 2 by 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n plus 2 will be equal to 2d minus 4. Sorry, 3n plus 6 will be equal to 2d minus 4. Is that it so? ठीक है, ये n by d नहीं है, 2 by 3. ठीक है, ये गलत लिख दिया यहाँ पे. दिस इज नॉट इक्वल टू 2 by 3. n प्लस 2 अपॉन d माइनस 2 इज इक्वल टू 2 by 3. ठीक है, सम आ रहा है n प्लस डी का, दैट इज 30. n प्लस डी इज 30. क्लियर है. ओके, सो अगर n प्लस डी हमारा 30 आ रहा है, सो वी नो कि n प्लस डी तो 30 है, n में हमने 2 ऐड किया है, d में 2 सब्ट्रैक्ट किया है, तो 2 by 3 बन गया. ठीक है, अब या तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करो. ठीक है, यहाँ पे n प्लस डी इज इक्वल टू 30 से रिप्लेस करो और फिर इसको सॉल्व करो. या बेटर अप्रोच क्या होगा, बेटर अप्रोच ये होगा कि n प्लस 2 अपॉन डी माइनस 2 दैट इज 2 by 3. और क्योंकि एक में 2 ऐड कर रहे हैं, एक में 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अभी भी जो सम आ रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का वो तो अभी भी 30 है. सम तो अभी भी 30 है, यानी कि 2 अपॉन 3, 2 प्लस 3 5 यूनिट्स है टोटल. 5 यूनिट का सम 30 है, 5 यूनिट का सम 30 है, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 6. यानी कि न्यूमरेटर हमारा है 12 और डिनोमिनेटर है 18, यानी कि n प्लस 2 12 है, तो n विल बी इक्वल टू 10 एंड हेंस d विल बी इक्वल टू 20. सो n बाई d आ जाएगा 10 by 20 विच इज 1 by 2. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. क्लियर है. ओके, अदरवाइज सॉल्व करोगे, बट स्ट्रेट अवे कर सकते हैं क्योंकि हम
न्यूमरेटर में जितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं उतना ही डिनोमिनेटर में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उतना ही डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इजंट इट सो? क्लियर है? ठीक है। अगर जस्ट इन केस ऐसा होता है इस क्वेश्चन में कि न्यूमरेटर में वैल्यू कुछ और ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में कुछ और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। लेट अस से हमारा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर वाज इक्वल टू 30 और न्यूमरेटर में हम ऐड कर रहे होते, लेट अस से हम ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में 5 और डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ रहे हैं हम, और तब क्वेश्चन क्या है कि रेशियो हमारा आ रहा है 2/3। तब क्या है क्वेश्चन कि रेशियो आ रहा है 2/3। तो इस केस में क्या हुआ है कि क्योंकि न्यूमरेटर में 5 ऐड कर रहे हैं तो अब जो सम आएगा कितना आएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम कितना आएगा, n + d + 5 आएगा, यानी कि 35 होगा, 35 होगा। और 2 + 3 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट विल बी इक्वल टू 35, यानी कि 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 7, यानी कि n + 5 अपॉन d दैट विल बी इक्वल टू 14 अपॉन 21। तो यहां से n + 5 14, यानी n विल बी इक्वल टू 9 और d आ जाएगा 21। तो अवर रेशियो विल बी 9/21 दैट विल बी 3/7। इन दैट केस अगर हम सिर्फ न्यूमरेटर में 5 ऐड कर रहे होते तो जब डिफरेंट ऐड कर रहे होंगे तब भी हमें रेशियो से वैल्यूज मिल जाएंगी। तो बिल्कुल भी इक्वेशन बना के सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, स्ट्रेट अवे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 1550। 1550 का डिफरेंस है दो नंबर्स के बीच में। इफ 8% ऑफ वन नंबर इज 10% ऑफ द अदर नंबर देन फाइंड द टू नंबर्स। Then we have to find the two numbers. 8% of one number is 10% of the other number, यानी कि अगर पहला नंबर a है दूसरा b है तो 8 टाइम्स a, 8% ऑफ a यानी 8 टाइम्स a हो जाएगा इफेक्टिवली, डिवाइड बाय 100 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 10 टाइम्स b। और यहाँ पे भी इफेक्टिवली आ जाएगा a अपॉन b विल बी 10/8 विच इज 5/4। 5/4 डिफरेंस है 1 यूनिट का और यही 1 यूनिट बराबर है 1550 के। तो एक नंबर हो जाएगा हमारा 5 × 1550 यानी कि 7750 और अदर नंबर विल बी 1550 लेसर यानी कि 6200। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। यू हैव टू फाइंड द टू नंबर्स रिस्पेक्टिवली। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता, पहला वाला नंबर बड़ा होता तो फिर ऑप्शन सी आंसर नहीं होता, तब फिर ऑप्शन ई आंसर होता। बट इन दिस केस ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट क्योंकि दिया है दो नंबर्स, उनके बीच का डिफरेंस दिया है, कहानी दी है, तो हमें दो नंबर्स निकालने हैं। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। The two numbers p and q are such that sum of 2% of p and sum of 2% of q is 2/3 of the sum of 2% of p and 6% of q. You have to find the ratio of p and q. तो पहले केस में क्या है 2% of p यानी कि 2p प्लस 2q, परसेंट है डिवाइड बाई 100 आएगा और दोनों साइड में आना है, राइट हैंड साइड में भी आएगा तो उसको सीधे से रिमूव कर सकते हो। 2p प्लस 2q विल बी इक्वल टू 2/3। तो अगर 2/3 लिख रहे हो, 3 जो डिवाइड करने वाला पहले ही मल्टीप्लाई कर दो उसको, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2p प्लस 6q। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, डिवाइड करने की बजाय हमने पहले ही उसको मल्टीप्लाई पे लिख दिया ताकि एक स्टेप अपना बचे, समय बचे। नाउ वी कैन राइट 3 × 2p विच इज 6p। ठीक है, यहां से आएगा 6p, यहां से आएगा 4p, तो 6p माइनस 4p विल बी 2p। यहां से आएगा 6q, यहां पे आएगा 12q, तो 12q माइनस 6q, सॉरी 12q माइनस 6q, हाँ 6q ही आएगा। तो p/q विल बी 6/2 यानी 3/1। p और q का रेशियो ही पूछ रहा है 3:1, आंसर आएगा अपना ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज 50% ऑफ अ नंबर इज 18 लेस देन 2/3 ऑफ दैट नंबर। वी हैव टू फाइंड द नंबर। 50% ऑफ ए नंबर इज 18 लेस देन 2/3 ऑफ दैट नंबर। अब पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए कि नंबर हमारा 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। हायर चांसेस आर कि दोनों से डिविजिबल होगा, तभी हमारा जो डिफरेंस है वो इंटीजर में आ रहा है, इजंट इट सो? तो 2 और 3 से डिविजिबल है तो यानी कि ए, बी और सी आंसर नहीं होगा, प्रॉब्ली डी आंसर होगा या ई आंसर होगा। तो स्ट्रेट अवे देख सकते हो डी हमारा 108 है यानी कि 50% होगा 54, 2/3 होगा 36 × 2 यानी 72, डिफरेंस आ रहा है 18, तो डेफिनेटली ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। बट ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना ऐसे केस में। ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम ने चकमा दे दे, एक्चुअल में जो लिखा है उसके हिसाब से डिफरेंस 18 का आ रहा है पर एग्जैक्टली उस ऑर्डर में नहीं आ रहा हो, बट यहाँ 50% ऑफ नंबर यानी 54 है, 54 इज 18 लेस देन 72, तो यस दिस इज सेटिस्फाइंग, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। अदरवाइज करते कि n/2, अगर n हमारा नंबर है, इज 18 लेस देन 2n/3 माइनस 18, 6 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगा 3n इज इक्वल टू 4n माइनस 108 यानी कि यहां से n इज इक्वल टू 108।
सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, सुरेश बोरोज ₹10,000 फॉर 2 years एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। 2 years के लिए अमाउंट बोरो किया है एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड ही लेंड्स इट टू रमेश एट 6% पर एनम फॉर 2 years। 2 years के लिए दिया है 6% पर एनम पे। फाइंड हिज गेन इन दिस ट्रांजेक्शन पर ईयर। तो 2 साल के लिए लिया है उसने अमाउंट और 2 साल के लिए ही लेंड किया है, ठीक है। तो इस और दोनों केसेस में सिंपल इंटरेस्ट है, तो सीधे सीधे देखो उसने 4% पे अमाउंट लिया है और 6% पे दिया है, यानी उसको इफेक्टिवली 2% का बेनिफिट हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट तो हम सीधे सीधे देख सकते हैं, सिंपली ही देखेंगे। कंपाउंड होता तो फिर कैलकुलेट करना पड़ता दोनों ईयर का, 4% के हिसाब से भी 6% के हिसाब से भी, तब प्रॉफिट देखते फिर देखते हिसाब, ठीक है। बट यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, कहानी सिंपल है तो तरीका भी सिंपल ही रखेंगे। 4% पे लिया है, 6% पे दिया है, यानी कि 2% का प्रॉफिट हुआ है। और 2% कितना होगा पर ईयर प्रॉफिट हुआ है 2% का। 10,000 का 2% कितना है? 2% पर ईयर ही प्रॉफिट पूछा है। 10,000 का 2% विल बी 200 रुपीज, सो आंसर विल बी 200 रुपीज पर ईयर, ऑप्शन बी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल सम ऑफ मनी डबल इन 20 ईयर्स। अमाउंट डबल हो जाएगा 20 ईयर्स में। तो अगर 100 रुपीज है इनिशियली, तो 20 ईयर्स के बाद में दिस विल बिकम 200 रुपीज। और क्यों 200 होगा? क्योंकि 100 रुपीज इस पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। 100 रुपीज इंटरेस्ट मिलने वाला है, 20 ईयर्स में मिलेगा। तो एक साल में कितना मिलेगा? एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 100/20, यानी कि 5 रुपीज। 100 पे मिल रहा है 5 रुपीज, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 5%। या स्ट्रेट अवे देख लो, अमाउंट डबल हो रहा है, यानी कि 100% से इंक्रीज कर रहा है 20 ईयर्स में। तो प्लस 100% डिवाइड बाई 20, 5% विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेस 5% एनुअली बट डिक्रीजेस बाई 1/4% ड्यू टू इमिग्रेशन। फाइंड द नेट इंक्रीज इन परसेंट इन 3 ईयर्स। तो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है 5% से एनुअली, बट ड्यू टू इमिग्रेशन डिक्रीज कर रही है कितने से? 1/4% से, यानी कि 0.25% से डिक्रीज भी कर रही है। अब गलती इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि तुम ये सोचो कि ये सक्सेसिव चेंजेस हैं, यानी कि पहले पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी 5% से, फिर डिक्रीज करेगी 0.25% से, बट ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। जब एक साल में दोनों चीजें हो रही हैं, एक साल में पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज भी कर रही है और उसी एक साल में पॉपुलेशन हमारी डिक्रीज भी कर रही है किसी और फैक्टर से, तो दोनों जो इंक्रीज और डिक्रीज है दोनों सेम बेस पे लगने वाले हैं। कौन सा बेस होगा? वो साल के स्टार्ट में, ईयर के स्टार्ट में जो पॉपुलेशन होगी उसी पे 5% का चेंज भी आएगा पॉजिटिव, और उसी पे 0.25% का चेंज भी आएगा निगेटिव, यानी कि बेस दोनों का सेम है। तो इफेक्टिव नेट चेंज विल बी +5 - 0.25, यानी कि +4.75% इन 1 ईयर। और टोटल पूछ रहा है नेट इंक्रीज इन परसेंट इन 3 ईयर्स, ठीक है। सक्सेसिव चेंजेस है तो स्ट्रेट अवे 4.75 × 3 तो नहीं होगा, बट ये वैल्यू 5 के आसपास है, तो 5 × 3 15 के आसपास हमारा आंसर आएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे आएगा? बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं कर पाएंगे, पर 4.75, पहले 2 सक्सेसिव चेंजेस देख लो। 4.75 का इंक्रीज पहले ईयर हुआ, फिर दूसरे ईयर हुआ, ठीक है। तो नेट में इंक्रीज क्या आएगा? x + y + xy/100, यानी कि 4.75 + 4.75 + 4.75 का होल स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। तो ये 4.75 का होल स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर इज 25, 4 का स्क्वायर इज 16, तो 25 के आसपास की वैल्यू आएगी। लेट अस से 24 मान लेते हैं, 24 मान लेते हैं, ठीक है। 24 या 23 आएगी एक्चुअल में, ठीक है। 23 मान लो चलो, तो 23/100, यानी कि दिस वैल्यू इज 9.5 + 0.23, यानी कि 9.73% का इंक्रीज आया 2 ईयर्स में। अब थर्ड ईयर में भी तो 4.75 का आएगा। एक बार फिर से सक्सेसफुल लगा देते हैं, 9.73 और 4.75 में, दिस विल बी 9.73 + 4.75 प्लस दिस इज अराउंड 10, दिस इज अराउंड 5, 10 × 5 इज 50, 50 से कम वैल्यू आएगी। 9 × 4 इज 36। देखो एक बार तो हमने बड़ी वैल्यूज ली, 10 × 5 50 आया, ठीक है, और एक बार छोटी वैल्यूज ली, 9 × 4 36 आया, और जो हमारा एक्चुअल वैल्यू होगा 36 से लेकर 50 के बीच में होगा। अब क्योंकि वैल्यूज 10 और 5 के ज्यादा पास में है तो 50 के आसपास होगा। लेट अस से 45 46 मान लेते हैं, ठीक है। तो 46/100 मान लिया इसको। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है, एग्जैक्ट वैल्यूज की जरूरत नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली मैच कर जाएगा, उसी को आंसर टिक कर देंगे। 9 + 4 इज 13, 13 + 14.48 + 0.46, तो 14.94 आया है आंसर अपना रफली, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इससे ऊपर नीचे चलेगा, ऑप्शन डी विल बी द आंसर एक्चुअल में। क्लियर है, ठीक है, थोड़ा बहुत चलेगा। हाँ, अगर यहाँ पे 14.7 होता तो फिर वो आंसर नहीं होता अपना, फिर वो आंसर नहीं होता। ओके, क्लियर है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं लिया है। देखो यहाँ पे 23 लिया था,
बहुत वर्स्ट के सिनारियो में ये 22 होता, 21 होता, बहुत ज़्यादा चेंज थोड़ी होता, नहीं 0.02% का चेंज आया है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ भी जो हमने वैल्यू लिया है ये बहुत होता तो 43, 44 होता, इससे नीचे थोड़ी जाता, ठीक है। सो बहुत जब आप अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप चीज़ों को जितना आप क्लोज ले सको उतना क्लोज लो, सो दैट अपने एक्चुअल आंसर के तरफ ही अपन जाएं, गलती नहीं हो कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹200 विद अ लॉस ऑफ 20%। 20% का लॉस हुआ है किसमें, कॉस्ट प्राइस में। 20% यानी कि 1/5 का लॉस हुआ है, तो अगर कॉस्ट प्राइस 5 होता तो 1 का लॉस हुआ है। इफ सीपी वॉज 5 तो 1 का लॉस हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4 यूनिट्स, और 4 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 200 रुपीज़। क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस कितना होगा, अगर 4 यूनिट 200 है यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल 50 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस इज 5 यूनिट्स यानी कि 5 × 50 250 रुपीज़। ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a trader expects a gain of 15% on his cost price if in a week his sale is of ₹580, तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी। गेन ऑफ 15% ही इज एक्सपेक्टिंग ऑन हिज कॉस्ट प्राइस, 15% इज 3/20, तो इफ CP कॉस्ट प्राइस इज 20, हिज गेन और प्रॉफिट इज 3 यूनिट्स, तो टोटल सेल्स कितना होगा, सेल्स होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी 23 यूनिट्स, और 23 यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है 580, तो प्रॉफिट उसका आ जाएगा 3 यूनिट के बराबर होगा, यानी कि 3/23 इंटू 580, 3/23 इंटू 580, 23 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 23 2 ज़ा 46, बचा 12, 0 आया, 120 हो गया, 120, 23 5 ज़ा 115, 5 बचा, पॉइंट लगाया 50 हो गया, 23 2s आर 46, बचा 4, अगेन अराउंड 2 के आसपास ही वैल्यू आएगी, तो 25.22 लिख लेते हैं, आंसर विल बी 25.22 इंटू 3 विच इज 75.66 रुपीज़। इससे थोड़ा सा कम ही आएगा क्योंकि हमने 2 लिखा है, बट एक्चुअल में 0.4 ही बच, लास्ट में 4 बच रहा था, तो 40 होके वो 2 से कम ही होता, ठीक है। तो 75.66 से थोड़ा सा कम, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, If a boy sells a book for ₹450, he gets a loss of 10%. 10% का लॉस होता है, यानी कि 1/10 का लॉस होता है, 10 CP है, 1 का लॉस हुआ, यानी कि 9 पे उसने सेल किया, 10 - 1 9 पे सेल किया, और 9 की वैल्यू कितनी दी है 450, 9 × 50 इज 450, यानी कि CP होगा 500, CP 500 है, तो ऑप्शन ए, बी और डी तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, और फिर पूछ रहा है अगर 10% का गेन चाहिए तब सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो CP अगर 500 है, 10% विल बी 1/10 यानी कि 50 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस इन दैट केस विल बी 550, 500 एंड 550 विल बी द आंसर, ऑप्शन सी। अगेन ऑर्डर यहाँ पे डिफरेंट होता है क्योंकि दोनों चीज़ें ऑर्डर में पूछी हैं, अगर 550, 500 होता तो फिर वो अपना आंसर नहीं होता, फिर हम ऑप्शन ई को टिक करते, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो समझनी है, कहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा, कहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि स्टेट अवे यहाँ पे पहले कॉस्ट प्राइस आएगा आंसर में, फिर आएगा सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस को ज़्यादा होना पड़ेगा, 10% ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मर्चेंट सेल्स 30 मीटर्स ऑफ क्लोथ एंड गेन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर्स, गेन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर्स। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है, कन्फ्यूजन इन द सेंस कि क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ता है, ठीक है। 30 मीटर्स सेल कर रहे हो और प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर्स के बराबर हो रहा है। ऐसे समझ लो कि 1 रुपये पर मीटर सेल किया तुमने, 1 रुपीज़ पर मीटर सेल किया, तो टोटल कितना मिला, 30 मीटर्स के लिए मिला होगा टोटल 30 रुपीज़, और प्रॉफिट हुआ है कितना, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर्स यानी कि 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 1 रुपये पर मीटर ही तो सेल किया था, तो दिस इज द प्रॉफिट वैल्यू, दिस इज सेलिंग प्राइस। तो CP आ जाएगा हमारा कितना, 30 - 10 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ पर 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, 20 रुपीज़ पर 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो 50% हुआ, ऑप्शन सी आंसर आएगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन इंस्टेड ये कहे कि 30 मीटर्स तुमने सेल किया और प्रॉफिट हुआ है तुम्हारा इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 मीटर्स, प्रॉफिट हुआ है इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 मीटर्स, तब क्या करोगे, तब चीजें बदलेंगी थोड़ी सी। तब ऐसे समझो कि 30 मीटर्स तुमने लिया था, कॉस्ट प्राइस 1 रुपये पर मीटर था, ठीक है, CP तुम्हारा 1 रुपये पर मीटर था, तो 30 रुपीज़ टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ, प्रॉफिट हुआ 10 मीटर्स का कॉस्ट प्राइस के बराबर, यानी कि 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, और तुम्हारा उस केस में सेलिंग प्राइस आ जाएगा 40 रुपीज़, पर तुम्हें सेलिंग प्राइस निकालना ही नहीं, तुम्हें तो क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो 30 पे 10 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 1/3 प्रॉफिट हुआ है, 33.33% का प्रॉफिट हुआ है, तो वो तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। बट गलती होती है यहाँ पे, गलती होती है आप लिखते समय पहले वाले को दूसरे केस में कर देते हो कन्वर्ट, या दूसरे को पहले में कर देते हो, तो ये छोटी बातें हैं जिनको कि समझ के चलना है, ठीक है। जैसे ही हमें दिया है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर्स, तो एज्यूम कर लिया हमने 1 रुपी इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर,
सारी कहानी उस हिसाब से इक्वेट कर दी, और जब है कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से इक्वेट की, यानी कि कॉस्ट प्राइस को माना हमने, एज्यूम किया और उसके हिसाब से प्रॉफिट लिखा। ठीक है, तो ये चीज़ें छोटी बातें हैं पर मोटी बातें हैं जिनको ध्यान रखना है, अदरवाइज करोगे गलती और कॉस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 50p2। 50p2, तो 50p2 इज 50c2 इंटू 2 फैक्टोरियल। 50c2 इज 50 इंटू 49 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, 2 से 2 गया, 50 इंटू 49 कितना आएगा, 100 इंटू 49 इज 4900, तो डिवाइड बाई 2 यानी कि 2450 विल बी द आंसर। ऑप्शन सी, वेरी इजी क्वेश्चन। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली। सारे के सारे लेटर्स डिफरेंट हैं, 5 लेटर्स हैं, कितने वर्ड्स बना पाओगे, 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 120 120। ऑप्शन डी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ MAHCET महाराष्ट्र CET एग्जामिनेशन फ्रॉम प्रीवियस ईयर। आई बिलीव सेशन आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे, अप्रोच भी क्लियर हुआ होगा और हमें कैसे फास्ट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ये भी क्लियर हुआ होगा। समझाया क्योंकि मैंने, इसलिए मुझे टाइम ज़्यादा लगा, बट एग्जाम में जब इन क्वेश्चंस को करोगे तो फिर मज़ा आएगा और जल्दी फटाफट कर पाओगे। हम ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, सो सेशंस को देखते रहिएगा। ठीक है, और साथ में हम CUET और CMAT के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको भी साथ में देखते रहो, बिकॉज वो भी बहुत रेलेवेंट होंगे एग्जामिनेशन के लिए। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, एंड यू कैन कनेक्ट विद मी on Telegram at ADITYAKT, and you can also join the Telegram group that is CATZAT-MBA. That's all for this session. Bye bye, take care. अच्छा, DI के लिए सेपरेट सेशन लेंगे और काफ़ी सारे DI हम प्रैक्टिस करेंगे हर टाइप के, जो कि सारे एग्जाम में हेल्प करेंगे, जो भी अपकमिंग एग्जाम है सब में ही हेल्प करने वाले हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।